वन से क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इंडिया का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था वो इंडिया का पहला गवर्नर जनरल था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इंडिपेंडेंट इंडिया का मतलब आजाद भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन जो था वो इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला गवर्नर जनरल था। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय सनलाइट टू रीच अर्थ। सन से अर्थ पे लाइट पहुंचने में कितना टाइम लगता है? तो आंसर है 8 मिनट 16 सेकेंड टाइम लगता है सन से अर्थ पे लाइट पहुंचने में। फ्रेंड्स अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि मून से अर्थ पे रिफ्लेक्टेड लाइट पहुंचने में कितना टाइम लगता है, तो आपको पता होना चाहिए 1.28 सेकेंड टाइम लगता है, या आपको ऑप्शन में 1.3 सेकेंड भी दिया हो सकता है। और फ्रेंड्स अगर आपको ऑप्शन में यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन जो था हमारा कि सन से अर्थ पे जो लाइट पहुंचने में टाइम लगता है 8 मिनट 16 सेकेंड, मैंने आपको बताया, ठीक है। आपको ऑप्शन में कभी कभी 8 मिनट 20 सेकेंड भी दिया हो सकता है या 8 मिनट 15 सेकेंड भी दिया हो सकता है। फ्रेंड्स ये तीनों आंसर सही हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, नेम द गैलेक्सी विच इज़ नियरेस्ट टू आवर गैलेक्सी मिल्की वे। फ्रेंड सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो हमारा गैलेक्सी है, जिसमें हमारा प्लेनेट अर्थ है, उस गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे, ठीक है। और हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया था जो हमारा गैलेक्सी मिल्की वे है इसके नियरेस्ट गैलेक्सी कौन सा है? तो आंसर है जो एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, ये हमारा गैलेक्सी जो मिल्की वे है इसके नियरेस्ट है। और फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए जो हमारा सोलर सिस्टम है, मतलब जो हमारा मिल्की वे हमारा सोलर सिस्टम है, इसमें कुल मिला के 8 प्लैनेट हैं, ठीक है। 8 प्लैनेट है। नंबर 1 पे जो है मरकरी, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, मरकरी नंबर 1 पे है। नंबर 2 पे है वीनस। नंबर 3 पे है अर्थ। फ्रेंड्स अभी जो मैं आपको समझाने वाला हूँ ना फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से 1-2 क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछे जाते हैं। नंबर 4 पे है मार्स। नंबर 5 पे है जुपिटर। नंबर 6 पे है सैटर्न। नंबर 7 पे है यूरेनस। और नंबर 8 पे है नेपट्यून। और फ्रेंड पहले ना हमारे सोलर सिस्टम में 2006 से पहले 9 प्लैनेट हुआ करते थे। जो 9th था फ्रेंड्स वो प्लूटो था, लेकिन जो प्लूटो है अब ये प्लैनेट की कैटेगरी में नहीं है, अब ये ड्वार्फ प्लैनेट है, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं नंबर 1 प्लैनेट जो है मरकरी। मरकरी जो है ना फ्रेंड्स ये अर्थ के सबसे पास है। आपसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए मरकरी जो है ये सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में। और फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि जो ऐसा कौन सा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में जिसके पास कोई सैटेलाइट नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए जो मरकरी और वीनस है इनके पास कोई सैटेलाइट नहीं है। और फ्रेंड्स अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि जो मरकरी है इसको सन के चारों तरफ चक्कर लगाने में मतलब रेवोल्यूशन टाइम कितना होता है इसका, तो आपको पता होना चाहिए 88 डेज का टाइम होता है इसका। और फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि ऐसा कौन सा प्लैनेट है जिसे कि हम स्पिनिंग प्लैनेट भी बोलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए जो मरकरी है इसे हम स्पिनिंग प्लैनेट भी बोलते हैं। फ्रेंड्स ये तो बात हो गई मरकरी की, ठीक है। अब हम बात करते हैं वीनस की। वीनस क्या है? सेकंड प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि ऐसा कौन सा प्लैनेट है जिसको कि हम मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार भी बोलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए जो वीनस है इसे हम मॉर्निंग स्टार या वीनस स्टार इवनिंग स्टार भी बोलते हैं। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि ऐसा कौन सा प्लैनेट है जिसे कि हम ब्राइटेस्ट प्लैनेट बोलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए वो वीनस ही है, ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ऐसा कौन सा प्लैनेट है जो कि हॉटेस्ट प्लैनेट है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो वीनस है ना ये हॉटेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में। मरकरी सन के पास है लेकिन मरकरी हॉटेस्ट नहीं है, वीनस हॉटेस्ट है, ये आपने ध्यान रखना है। फ्रेंड्स जो मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ये आप कॉपी पे नोट कर लो, इसमें से भी क्वेश्चंस एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। अब फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं हमारा प्लैनेट जो है अर्थ जिसके ऊपर हम रहते हैं, ये 3rd प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम से, ठीक है। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि ऐसा कौन सा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में जिसे कि ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं, तो आंसर इसका अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि ऐसा कौन सा प्लैनेट है जिसका डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, तो आपको पता होना चाहिए जो अर्थ है इसका डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ऐसा कौन सा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, तो आपको पता होना चाहिए जो अर्थ है यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम बात कर लेते हैं 4th प्लैनेट की। 4th प्लैनेट है हमारा मार्स। आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि वैसा कौन सा प्लैनेट है जिसे कि रेड प्लैनेट भी बोलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए जो मार्स है इसे हम रेड प्लैनेट भी बोलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड जुपिटर की। जुपिटर जो है ये 5th प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में। आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए जो जुपिटर है ये सबसे बड़ा प्लैनेट है। आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि ऐसा कौन सा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में जिसके पास सबसे ज़्यादा सैटेलाइट है, तो आपको पता होना चाहिए जो जुपिटर है इसके पास सबसे ज़्यादा सैटेलाइट हैं। आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा जो सैटेलाइट है गैनीमेड,
ये किसके पास है, तो आपको बताना चाहिए जुपिटर जो है इसके पास है सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट गैनीमेड। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज नोन एज, यूनिवर्स की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, तो आंसर है कॉस्मोलॉजी कहा जाता है यूनिवर्स की स्टडी को। फ्रेंड्स अगर हम बात करें कॉस्मोलॉजी की, अगर हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ये बनता है कॉस्मो प्लस लॉजी। फिर जो कॉस्मो होता है इसका मतलब होता है यूनिवर्स और लॉजी का मतलब होता है स्टडी, मतलब स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड कॉस्मोलॉजी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, नेम द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी वी डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल, स्टडी सेल की स्टडी को क्या कहा जाता है बायोलॉजी में, तो आंसर है साइटोलॉजी कहा जाता है सेल की स्टडी को। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। फ्रेंड्स मैं आपको सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फ्रेंड्स यही क्वेश्चन है जो हर कंप्यूटर एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, तो आप एग्जाम से पहले ये सभी क्वेश्चन अच्छे से रट लेना, एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू हाउ मैनी इंडियन स्टेट। फिर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जिसे कि हम कर्क रेखा भी बोलते हैं हिंदी में, ये इंडिया के कितने स्टेट से होकर गुजरती है, तो आपको पता होना चाहिए 8 स्टेट से होकर गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और फ्रेंड्स आपको ये ना 8 स्टेट के नाम भी पता होने चाहिए। फ्रेंड्स मैं आपको ये चीज़ ना मैप से बना के समझाता हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। मैं यहाँ पे इंडिया का मैप ड्रॉ करता हूँ आपको समझाने के लिए। और फ्रेंड्स मैंने आपके लिए यहाँ पे इंडिया का मैप बनाया है। अब मैं आपको मैप से समझाता हूँ कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन से स्टेट से होकर गुजरती है। फ्रेंड्स सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इसका जो लैटिट्यूड नंबर होता है वो 23.5 होता है। ठीक है, ये इसका लैटिट्यूड नंबर है और ये इंडिया के सेंटर से होकर गुजरती है। ठीक है, इंडिया के सेंटर से होकर गुजरती है। और फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि ऐसी वो कौन सा लैटिट्यूड है जो इंडिया को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो आपका आंसर होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। और फ्रेंड्स ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये गुजरती है गुजरात राज्य से, गुजरात स्टेट से। ठीक है, यहाँ पर लेता हूँ गुजरात से, फिर राजस्थान, फिर फ्रेंड्स मध्य प्रदेश। ठीक है, ये फिर यहाँ मध्य प्रदेश आ गया। उसके बाद फ्रेंड जो 4th स्टेट है वो है छत्तीसगढ़। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर यहाँ पे फ्रेंड छत्तीसगढ़ आ गया। उसके बाद फ्रेंड जो 5th स्टेट है वो झारखंड है। उसके बाद फ्रेंड जो 6th स्टेट है वो मैं आपके लिख देता हूँ, वो है हमारा वेस्ट बंगाल। फिर जो 7th नंबर पे है वो है त्रिपुरा। और फ्रेंड जो 8th नंबर पे है वो है मिजोरम। मतलब फ्रेंड्स ये 8 स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से पास करते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST जिसे हम कहते हैं इज टेकन फ्रॉम विच प्लेस ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जिसे जो कि भारत की मानक समय होते हैं ये भारत के किस जगह से लिया गया है, तो आंसर इसका जो इलाहाबाद में जो नैनी जगह है वहाँ से लिया गया है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है ये एक लॉन्गिट्यूड है और इसका जो फ्रेंड्स नंबर होता है वो होता है 82.5। ठीक है, ये हम 82 1/2 भी लिखते हैं, ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है और ये नैनी जो कि इलाहाबाद में है वहाँ से लिया गया है। और फिर ये जो इलाहाबाद है इसका नाम बदल के प्रयागराज कर दिया गया है। ठीक है, प्रयागराज कर दिया गया, इलाहाबाद का नाम बदल के। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, मायोपिया जिसे कि हम नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं इज करेक्टेड बाय यूजिंग विच टाइप ऑफ लेंस। फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि मायोपिया होता क्या है। फ्रेंड्स मायोपिया क्या होता है कि आंखों की बीमारी है। इस बीमारी में क्या होता है कि जो कोई भी इंसान है जिसे ये बीमारी होगी आंखों की, उसे पास की चीज़ें दिखाई देंगी लेकिन दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देंगी। मैंने आपको क्या बताया कि मायोपिया की बीमारी में जिसे कि हम नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं, इस बीमारी में जिस इंसान को होगा उसे पास की चीज़ें दिखाई देंगी, मतलब वो पढ़ पाएगा लेकिन उसे दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देंगी। तो फ्रेंड्स इस बीमारी को ठीक करने के लिए हम उस इंसान को कनकेव लेंस का चश्मा देंगे ताकि उसकी बीमारी ठीक हो जाए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एग्जाम में कई बार पूछा गया। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, हाइपरमेट्रोपिया जिसे कि हम फार साइटेडनेस भी बोलते हैं इज करेक्टेड बाय यूजिंग विच टाइप ऑफ लेंस। फ्रेंड देखो जो हाइपरमेट्रोपिया है ये भी आंखों की बीमारी है। इस बीमारी में क्या होता है कि जिस इंसान को ये बीमारी होगी उसे पास की चीज़ें दिखाई नहीं देंगी लेकिन दूर की चीज़ें दिखाई देंगी। मैंने क्या बताया आपको, हाइपरमेट्रोपिया जिसे कि हम फार साइटेडनेस भी बोलते हैं, इस बीमारी में आंखों की बीमारी में इंसान को पास की चीज़ें दिखाई नहीं देंगी, मतलब वो पढ़ नहीं पाएगा लेकिन वो दूर की चीज़ें देख पाएगा। ठीक है, इस बीमारी को ठीक करने के लिए हम कन्वेक्स लेंस का चश्मा देंगे उस इंसान को ताकि उसकी बीमारी दूर हो जाए। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज। दुनिया की सबसे बड़ी जो माउंटेन रेंज है उसका क्या नाम है, तो आंसर है जो एंडीज माउंटेन है, ये दुनिया की सबसे लंबी माउंटेन रेंज है और फ्रेंड्स ये साउथ अमेरिका में है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, विच कंट्री हैज़ लार्जेस्ट बाउंड्री। वह कौन सा देश है जिसकी जो बाउंड्री है वो सबसे लंबी है, तो आपको बताना चाहिए जो कनाडा देश है इसकी बाउंड्री सबसे ज़्यादा लंबी है। फ्रेंड्स अगर हम बात करें कनाडा की, इसकी राजधानी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसकी राजधानी है फ्रेंड्स ओटावा। यहाँ पे देता हूँ ओटावा इसकी राजधानी है कनाडा की। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, नेम द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। इंडिया का जो दक्षिणतम बिंदु मतलब साउथर्न मोस्ट पॉइंट है वो कौन सा है, तो आपको बताना चाहिए जो इंदिरा पॉइंट है ये इंडिया का साउथर्न मोस्ट पॉइंट है। फ्रेंड्स कभी कभी आपको ऑप्शन में पिग मिलियन पॉइंट भी
दिया हो सकता है, क्योंकि जो इंदिरा पॉइंट है उसे हम पिगमिलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। तो आपका आंसर होगा पिगमिलियन पॉइंट भी सही होगा। और फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में ये पूछा जाता है कि जो इंदिरा पॉइंट या आप बोलो पिगमिलियन पॉइंट है जो कि इंडिया का साउथर्न मोस्ट पॉइंट है, ये कहाँ पर है? तो आपको पता होना चाहिए ये ग्रेट निकोबार में है। और फ्रेंड्स एग्जाम में क्वेश्चन और भी बनता है कि जो अंडमान निकोबार है, इसमें जो फ्रेंड्स अंडमान जो निकोबार से सेपरेट हो रहा है, ये कौन से चैनल से सेपरेट होता है? तो आपको पता होना चाहिए 10 डिग्री चैनल से सेपरेट होता है अंडमान निकोबार से। और फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि जो अंडमान निकोबार है इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है? तो पता होना चाहिए जो सैडल पीक है ये हाईएस्ट पीक है अंडमान निकोबार की। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, व्हाट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली हिल्स? जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं उसका जो हाईएस्ट पीक है वो क्या है? तो आंसर है जो गुरु शिखर है, ये हाईएस्ट पीक है अरावली हिल्स का। और फ्रेंड्स ये जो गुरु शिखर है ये राजस्थान के माउंट आबू में है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, व्हाट इज़ द पीएच ऑफ ब्लड? ब्लड का पीएच कितना होता है? तो आंसर इसका 7.4 जो है ये ब्लड का पीएच होता है। और फ्रेंड्स अगर हम बात करें पीएच वर्ड की, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे लिख देता हूँ, पावर ऑफ हाइड्रोजन जो है वो पीएच का फुल फॉर्म होता है। और फ्रेंड्स अगर हम बात करें पीएच की, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्केल है। इसकी हेल्प से हम ये पता करते हैं कि कोई भी हमारे पास जो सोल्यूशन है, मतलब कोई भी जो हमारे पास एक्वस सोल्यूशन है वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। मैं आपको फ्रेंड्स ये मीटर बना के बताता हूँ। फ्रेंड्स देखो मीटर कुछ इस तरह का होता है, इसमें जो फ्रेंड जो वैल्यू जाती है वो 0 से लेके 14 तक जाती है। सेंटर में आता है 7। फ्रेंड देखो 7 जो बताएगा ना वो न्यूट्रल बताएगा। अगर किसी भी सोल्यूशन का अगर नंबर 7 आता है मतलब वो न्यूट्रल है। जैसे कि जो हमारा पीने वाला पानी होता है ना फ्रेंड्स, उसका जो पीएच होता है वो 7 होता है, मतलब वो न्यूट्रल होता है। अगर हम 7 के लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे फ्रेंड्स वो एसिडिक बताएगा, ठीक है। अगर हम 7 के राइट हैंड साइड में जाएंगे वो बेसिक बताएगा। मतलब फ्रेंड्स आप यहाँ पे ये देखो कि जो हमारा पीएच है ना, पीएच है ये इसका जो मतलब हमारा ब्लड है इसका पीएच 7.4 है, मतलब 7 राइट हैंड साइड आ रहा है, मतलब वो हमारा जो ब्लड होता है वो बेसिक नेचर का होता है। और फ्रेंड देखो जो चीज़ ना 7 से जितना दूर जाएगी, मतलब अगर ये 1 2 3 आएगा ना मतलब वो हाईली एसिडिक होगा, ठीक है। और जो चीज़ 7 से ज़्यादा दूर मतलब राइट हैंड से ज़्यादा दूर जाएगी मतलब 12 13 14 मतलब वो ज़्यादा बेसिक होगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये बात थी पीएच की और इस पर क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, नेम द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे बड़ा जो ग्लैंड होता है वो कौन सा होता है? तो आंसर इसका जो लीवर है ये लार्जेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी के अंदर। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, विच ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी सीक्रेट्स बाइल जूस। हमारी बॉडी के अंदर वह कौन सा ग्लैंड है जो कि बाइल जूस सीक्रेट करता है? तो आंसर है जो लीवर होता है ये बाइल जूस सीक्रेट करता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, वेयर बाइल जूस स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी। फ्रेंड्स मैंने आपको ऊपर बताया कि जो लीवर है ये बाइल जूस रिलीज करता है, और हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो बाइल जूस होता है ये स्टोर कहाँ पे होता है? तो आपको पता होना चाहिए गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है बाइल जूस। ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ विटामिन B12। जो विटामिन B12 है उसका दूसरा नाम क्या है, मतलब उसका साइंटिफिक नेम क्या है? तो आपको पता होना चाहिए इसका साइंटिफिक नेम होता है साइनोकोब्लैमिन। साइनोकोब्लैमिन जो है विटामिन B12 का दूसरा नाम है। और फ्रेंड्स अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि वह कौन सा विटामिन है जिसमें कि कोबाल्ट पाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ विटामिन डी। जो विटामिन डी है उसका दूसरा नाम क्या होता है? तो आंसर इसका कैल्सीफेरोल जो है वो विटामिन डी का दूसरा नाम है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, फंडामेंटल राइट इज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम विच कंट्री। जो फंडामेंटल राइट है हमारे संविधान में ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपको पता होना चाहिए यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है फंडामेंटल राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, प्रोविजन ऑफ सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी इज टेकन फ्रॉम विच कंट्री। फ्रेंड्स फंडामेंटल राइट का सस्पेंड हो जाना इमरजेंसी के टाइम पे ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आंसर इसका जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, प्रोविजन ऑफ सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं इस वीडियो में आपको 50 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। जब आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे मैं आपको यही क्वेश्चन एक बार फिर से रिवाइज भी करवाने वाला हूँ, ताकि फ्रेंड्स आपको सारे के सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में हमेशा के लिए याद हो जाए। फ्रेंड्स जब मैं आपको 50 क्वेश्चन करवा दूंगा, रिवाइज भी करवा दूंगा, उसके बाद 2 क्वेश्चन का मैंने टेस्ट रखा है। टेस्ट वही है जो मैं आपको भी 50 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो आप मुझे दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके जरूर देना है, इससे आपकी नॉलेज चेक हो जाएगी और जो मैंने आपको पढ़ाया है वो रिवाइज भी हो जाएगा। तो अपने अपना आंसर मुझे कमेंट करके जरूर देना है।
अगला क्वेश्चन हमारा है, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच आर्टिकल एंड पार्ट डील विद यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। हमारे संविधान में वह कौन सा आर्टिकल और पार्ट है जो कि डील करता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से। तो आपको पता होना चाहिए जो आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है ये बताता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी को, और जो पार्ट 1 है वो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी को बताता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वह कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है। तो आंसर इसका जो बैरोमीटर इंस्ट्रूमेंट होता है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, इफ द रीडिंग ऑफ बैरोमीटर फॉल सडनली देन इट इज इंडिकेशन ऑफ। फ्रेंड्स, अगर बैरोमीटर की रीडिंग, मैंने आपको बताया जो बैरोमीटर होता है इससे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं, अगर बैरोमीटर की जो रीडिंग है वो सडनली नीचे को आ जाए मतलब फॉल करें तो किस चीज़ का इंडिकेशन होता है। तो आंसर इसका स्टॉर्म का इंडिकेशन होता है, मतलब तूफान आने वाला है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इन कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल। फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए जो ऑप्टिकल फाइबर हम कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमिना पे वर्क करता है। फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए जो हम 4G जो सिम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है। फास्ट स्पीड होने का कारण क्या है कि उसमें जो ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। और फिर ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमिना है ये साइंस का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, इस पर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए जो मिराज फिनोमिना है, ठीक है, या लूमिंग फिनोमिना है, ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो आपको बताना चाहिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे वर्क करता है। अगर आपसे ये पूछा जाए जो डायमंड होता है वो स्पार्कल करता है, ठीक है, मतलब डायमंड जो चमकता है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो आपको बताना चाहिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे वर्क करता है। आपसे अगर ये पूछा जाए कि हम मेडिकल साइंस में जो हम एंडोस्कोपी यूज़ करते हैं वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो आपको पता होना चाहिए वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमिना पे वर्क करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। जो पावर ऑफ लेंस की यूनिट क्या होती है, तो आपको बताना चाहिए जो डायप्टर होती है ये पावर ऑफ लेंस की यूनिट होती है। और फ्रेंड्स, अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि जो पावर और जो फोकल लेंथ होता है, ठीक है, फोकल लेंथ जिसको हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके बीच में रिलेशन क्या होता है, तो आपको बताना चाहिए दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, P इज इक्वल टू 1/f। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क। सेपरेशन